हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, ग्रामीण जानकारी से संबंधित यहाँ पर हम लोग घटना चक्र को कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है, जिसमें कि राजस्व परिषद से संबंधित टॉपिक से और आगे यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्व परिषद तो उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी जो संस्था है वह राजस्व परिषद है, रेवेन्यू बोर्ड। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1831 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजस्व विभाग का सबसे जो महत्वपूर्ण विभाग है वह राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू बोर्ड है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। यानी राजस्व परिषद जो भी निर्णय देता है उसको माना जाएगा उच्च न्यायालय जैसे जो निर्णय देता है उसी की तरह जो है वो सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी रहेगा। तो राजस्व न्यायालय जो भी होंगे, जो भी आदेश, जो भी निर्देश मिलेगा राजस्व परिषद के तहत, वो उसका पालन करेंगे। राजस्व परिषद की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। याद रखना है, राजस्व परिषद है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। और राजस्व परिषद के कार्यों को हम सामान्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रशासनिक और दूसरा है न्यायिक। प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी और अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं, जबकि न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी और पुनर्विलोकन आदि आते हैं। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका स्थापना भी 1800 क्या पढ़ के आ रहे हो? 1831 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। तो इसका मुख्यालय भी राजस्व परिषद का कहाँ है? इलाहाबाद में ही है। याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कब? 47-48 में राजस्व परिषद की प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया और वहीं न्यायिक शाखा को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान नाम प्रयागराज है, इसमें बनाए रखा गया। और यह व्यवस्था अभी भी क्या है? जारी है। तो प्रशासनिक शाखा लखनऊ, न्यायिक शाखा कहाँ? इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज। वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। तो कंपोजिशन की दृष्टि से याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होते हैं, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। राजस्व परिषद की अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। राजस्व परिषद की अंतर्गत तो राजस्व परिषद की नीचे देखेंगे तो मंडलायुक्त हो जाएंगे, फिर जिलाधिकारी आते हैं, उनके अधीन जो समस्त राजस्व विभाग के प्राधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो सभी के सभी जो है आते हैं। तो हायरार्की जरूर याद रखना है। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी दैट इज एडीएम, उप जिलाधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। राजस्व परिषद की अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं। राजस्व परिषद के अधीन यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी की पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। याद रखना है, राजस्व परिषद में अभी पढ़ के आ रहे हो कंपोजिशन में क्या होता है? एक अध्यक्ष होते हैं और 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं।
तो वहाँ पर इन्हीं के संबंधित कार्य को बताया जा रहा है कि जो प्रशासनिक सदस्य होते हैं वह प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं, जबकि जो राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य हैं वो राजस्व वादों का जो है यानी जो विवाद वगैरह हैं उनका क्या है निस्तारण करते हैं। इनके यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है। कहाँ? राजस्व यानी जो न्यायिक सदस्य न्यायिक विभाग राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्योंकि प्रशासनिक कहाँ पर है, तो प्रशासनिक जो कार्यालय है आप जानते हैं लखनऊ में है, और न्यायिक अगर पूछा जाता है तो इलाहाबाद है, और हेडक्वार्टर राजस्व परिषद का कहाँ है? इलाहाबाद। अब आगे देखते हैं राजस्व परिषद की अनुभाग। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। कितने? 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। राजस्व परिषद की प्रयागराज कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। राजस्व परिषद की प्रयागराज कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाता है कि जमींदारी का उन्मूलन राजस्व विभाग अनुभाग 1 का ही कार्य है, याद रखना है। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 द्वारा किया जाता है, जबकि राजस्व अनुभाग 2 में ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। राजस्व अनुभाग 2 द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। ऊसर, बंजर, निष्प्रयोज्य भूमि की आवंटन तथा तत्संबंधी कार्य अनुभाग 2 के द्वारा ही किए जाते हैं। ग्राम सभाओं की हाट, बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों, जल प्रणालियों से ही होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 2 के अधीन हैं। तो राजस्व अनुभाग कितने हैं टोटल? 19। प्रकोष्ठ कितने? 14। तो राजस्व अनुभाग 2 ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्य भी करता है। भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं उनका नियंत्रण भी राजस्व अनुभाग 2 के अधीन ही है। अब बात आती है राजस्व अनुभाग 3। तो राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है राजस्व अनुभाग 3। राजस्व अनुभाग 4 राजस्व परिषद एवं जिलों में भूमि अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण का कार्य करता है राजस्व अनुभाग 4। राजस्व अनुभाग 4 में मंडल, जिला, तहसील कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। किसमें? 4 में। इसी के अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त राजस्व अनुभाग 4 में IAS, समझ रहे, देख रहे, IAS, PCS अधिकारियों का सृजन भी का जो कार्य है वह राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत ही किया जाता है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषयक कार्य राजस्व अनुभाग 4 द्वारा ही किया जाता है। वित्त आयोगों को सूचना उपलब्ध कराए जाने का कार्य अनुभाग 4 के अंतर्गत किया जाता है। बात आती है राजस्व अनुभाग 5 में प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसीलों की सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न मामले देखता है राजस्व अनुभाग 5। मंडल, जिला, तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य इसी अनुभाग यानी अनुभाग 5 के अंतर्गत द्वारा किया जाता है। उपनिवेश क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत सीमा विवाद संबंधी कार्य
अनुभाग 5 के अधीन ही है। अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा इसी अनुभाग के द्वारा किया जाता है। अंतर जिला तहसील ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद राजस्व अनुभाग 5 के अधीन ही किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों में दर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य राजस्व अनुभाग 5 ही देखता है। वित्त आयोग से संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा संपादित किया जाता है। वित्त आयोग से संबंधित कार्य यह सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। राजस्व अनुभाग 5 राजस्व अस्थायी समिति का समन्वय कार्य करता है। कलेक्ट्रेट तथा तहसील भवनों के अहातों में स्थित भूमि का पट्टा एवं अन्य प्रबंध राजस्व अनुभाग 5 का ही काम है। तो ये सभी जो कलेक्ट्रेट ऑफिस वगैरह तहसील भवन होते हैं, इन सभी का जो पट्टा आवंटित किया जाता है कि इस जमीन पर यहाँ तहसील भवन होगा, यहाँ पर कलेक्ट्रेट होंगे, ये सब राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब बात आती है राजस्व अनुभाग 6। तो इसके द्वारा राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि राजस्व परिषद के लिए पदों का जो सृजन किया जाता है किस अनुभाग के तहत, तो राजस्व अनुभाग 6। इसी अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के सदस्यों का कार्य विभाजन भी किया जाता है। भू राजस्व के अभ्यर्पण छूट तथा मालिकाना संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। नजूल भूमि संबंधी राजस्व अनुभाग 6 ही देखता है। रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त यही अनुभाग करता है। राजस्व अनुभाग 6 विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 7 भू राजस्व, नहर देय, तकाबी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली करता है। और यह अनुभाग भू राजस्व तथा भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के लिए अचल संपत्ति का विक्रय भी करता है। राजस्व अनुभाग 7 राजस्व वसूली से संबंधित अन्य कार्य भी करता है। राजस्व अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि राजस्व से संबंधित जो चकबंदी का संबंधित कार्य है किस अनुभाग के तहत किया जाता है, राजस्व अनुभाग 8 है। राजस्व अनुभाग 3 में क्या है, 9 में, तो इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक यानी तहसील लेवल के जो अधिकारी हैं जैसे कि तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उनसे संशोधन संबंधी कार्य अनुभाग 9 में होते हैं। कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य, बंटवारा संबंधी राजस्व कार्य सभी के सभी जो है अनुभाग 9 के अधीन आते हैं। यानी आप कह सकते हैं अनुभाग 9 में जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक है, इन सभी के जो कार्य हैं जैसे कि हदबंदी हो गए, दाखिल खारिज के कार्य, जमीन कोई लिखवाता है इसके बाद दाखिल खारिज होती है, जब तक दाखिल खारिज नहीं हो जाता तब तक जो है वो आपके नाम पर होता भी नहीं है। तो मेन चीज़ दाखिल खारिज ही होता है, नहीं वरना अगर कोई केस पहले हो जाता है, कुछ बवाल अगर हो गया, दाखिल खारिज ना हो पाई, तब फिर आपकी ज़मीन वगैरह जो है विवादित हो जाती है। अगला है आपका राजस्व अनुभाग 10। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत प्रमुख कार्य हैं कि यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। ठीक है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, टू द पॉइंट देखते चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता चलो, उसको आप ध्यान दिया करिए, क्योंकि जो लेखपाल का पेपर होने वाला है वो समझते हैं काफ़ी कंपटीशन है उसमें। अब जिनका मान ली परसेंटाइल उनका कम है और उनका मौका अगर मिल रहा है तो कम से कम लेखपाल में अच्छा खासा प्रदर्शन करें, इसके लिए पूरी जी जान आप लगा दीजिए, ताकि जो अच्छे खासे परसेंटाइल वाले हैं उनका आपसे जो है कंपटीशन है, ध्यान देना है। अनुभाग 10 दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुदान आदि जिला अधिकारियों को धन आवंटित करता है। यह अनुभाग जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता को कार्य करता है। प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देय की माफी एवं स्थगन का कार्य अनुभाग 10 करता है। अनुभाग 10 सरकारी खर्चे में मितव्ययता का कार्य करता है। राजस्व अनुभाग जो 19 दे रखे उनमें से 11वां है। 11वें में क्या है कि इसके प्रमुख कार्य हैं। यह अनुभाग बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है। और दैवीय आपदा वाला किस में रहा, अनुभाग 10 में। यह अनुभाग दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है। अनुभाग 11 मौसम एवं कृषि
10 से संबंधित पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट संकलन तथा प्रकाशन का कार्य करता है। साथ ही 11 अनुभाग जो है ये भुखमरी की सूचना पर ध्यान देता है तथा उसकी जांच संबंधी कार्य करता है। कृषि विपदाओं से भी संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है। अग्नि दुर्घटनाओं के कारण हुई क्षति तथा सूचनाएं तद विषयक सामान्य निर्देश तैयार करता है। बाढ़ एवं अन्य दैवीय आपदाओं के समय सहायतार्थ सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का काम करता है। ये अनुभाग शीत लहरी तथा पाला की निगरानी रखता है। फसल तथा मौसम की सूचना का काम अनुभाग 11 ही देखता है। यह अनुभाग सूखा के कारण हुई क्षति की सूचना देता है। एक सरसरी निगाह से देखते चलिए, वैसे यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने के जो चांस होते हैं वो कम ही होते हैं। बस आपसे पूछा जाए कि राजस्व परिषद का कंपोजिशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके तहत कौन कौन से अधिकारी आते हैं, इतना आपके एग्जाम के पॉइंट वैसे हैं। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन फ्रेम करता है, लेकिन आपको ध्यान देना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को कभी भी जो है एग्जामिनर सेट कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में आरओ के जो पेपर हुए हैं, जीएस के पेपर में देखेंगे तो काफ़ी बदलाव किया गया था पैटर्न में। ठीक है, आयोग के द्वारा यूपी ट्रिपल से भी कम नहीं है, वो अपना इधर उधर कुछ कर सकता है। तो ध्यान देना है, सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेना है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है। राजस्व अनुभाग 12 के निम्नलिखित कार्य हैं। यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। भू राजस्व अधिनियम एवं भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य करता है। उद्योग बंधु तथा उद्योगों के उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य करता है। अनुभाग 11 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय कार्य भी करता है। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय कार्य करता है। साथ ही अनुभाग 12 वार्षिक कार्य योजना का समन्वय कार्य भी करता है और न्यायिक वादों का समन्वय कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अनुभाग 13। अनुभाग 13 के अंतर्गत भूमि अध्याप्ति अधिनियम के संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। अनुभाग 13 द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1962, 1965 और 1972 की संचालन का कार्य किया जाता है अनुभाग 13 के अंतर्गत। तो बस आपके एग्जाम से पॉइंट आप इतना रख सकते हो कि भूमि अध्यारोपित जो अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य अनुभाग 13 के तहत किए जाते हैं। अगला है आपका राजस्व अनुभाग 14। इसमें निम्नलिखित कार्य संपादन करता है, जैसे कि सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं, भू राजस्व बंदोबस्त, भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई इससे संबंधित समस्त कार्य करता है। तो याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो यह हरदोई है। हरदोई इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इससे संबंधित कार्य जो है यही प्रशिक्षण संस्थान देखता है, भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई। भूदान एवं ग्रामदान संबंधी कार्य करता है। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण कार्य करता है। नामांतरण दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार नायब तहसीलदार की न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तो जो तहसीलदार या नायब तहसीलदार को न्यायालय में जो प्रस्तुत किया जाता है, दाखिल खारिज की रिपोर्ट या अनुभाग 14 के तहत किया जाता है। तहसीलदार इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं या उसे किसी तहसीलदार यानी न्यायिक या नायब तहसीलदार को भेज सकते हैं। तहसीलदार का पद प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में है। भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित वाद उप जिलाधिकारी के यहाँ चलते हैं। भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित जितने भी विवाद हैं वह एसडीएम के अंतर्गत होते हैं। उप जिलाधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्यों, प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हैं। इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील होती है। यानी एसडीएम अगर कोई आदेश दे देते हैं, अगर आप उनसे असंतुष्ट हैं तो आप जाकर के जो जिला न्यायाधीश है वहाँ पर अपील कर सकते हैं। राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं मजिस्ट्रेटों पर है। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व होता है वह डीएम के पर होता है। जिलाधिकारी जिले में और मंडलायुक्त पूरे मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में
कार्य करते हैं। उप जिलाधिकारी दैट इज SDM जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो तहसील लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, उनका एक क्षेत्र होता है, इस तहसील के SDM ये हैं, है ना। और पूरा जिला लेवल पर कौन होता है, तो DM होता है। भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी को सौंपा गया है। किसको, जिला अधिकारी को। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भू अभिलेखों के रखरखाव का जो उत्तरदायित्व होता है वो किसके पास है, तो यह जिला अधिकारी के पास। प्रदेश के सभी भू अभिलेखों यानी खतौनियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और अब केवल कंप्यूटरीकरण खतौनी तहसील से निर्गत किए जाने का निर्देश है। तो पहले खतौनी वगैरह अगर निकलवाना होता तो लोग लेखपाल से बोल देते, लेखपाल के यहाँ जाते थे, खतौनी निकाल दो। तो अभी भी होता है, लेकिन लेखपाल के पास क्या है, एक मोबाइल होता है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है एक, उसी के अंतर्गत वहाँ पर उनको सारी नोटिफिकेशन पहुँच जाती, फिर वहाँ से अपना जो है रिपोर्ट लगा देते हैं, तो खतौनी वगैरह मिल जाती है। यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का है। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसके पास है, राजस्व विभाग के पास है। अतिक्रमण, कोई कहीं गांव के ज़मीन में अगर कोई तालाब है तो वहाँ लोग घर बना लेते हैं, तो सब अतिक्रमण के अंदर ही रहते हैं, यानी कि इलीगल बना रखा है, कब्जा कर रखा है। अगला पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजा टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, हरदोई में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण कब्जेदारों की बेदखली का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है। किसके पास होता है, तहसीलदार के पास। किसी ने अगर ज़मीन पर अतिक्रमण यानी कि कोई अतिक्रमण ये रोड के किनारे बना लिया घर, ज़मीन तालाब में बना रखा है ना, आवंटित होते कि जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर बना रखा है, ग्राम समाज की ज़मीन छूटी है, ठीक है, तो वहाँ कोई नवीन पड़ती है तो लोग कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ग्राम समाज वगैरह है, चारागाह वगैरह है, वहाँ पर अगर कब्जा कर रखा तो ये सारा का सारा जो हटवाने का अधिकार है वह तहसीलदार के पास होता है। वो अतिक्रमण को हटाएं, कब्जे की भी क्या करें, बेदखली करें वहाँ से। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त भूधारकों सह भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। यानी जिनके पास, किसानों के पास जो यानी खेती है, भूधारक जो भी हैं, उनको जो है पर्सनल जो है कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन है। याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि दुर्घटना बीमा योजना का जो संचालन कब से किया जा रहा है, 5 अक्टूबर 2004 से। यदि 12 से 70 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति का नाप खतौनी में खातेदार सह खातेदार के रूप में अंकित है और उसकी मृत्यु दुर्घटना में तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को बीमा कंपनी द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। वर्तमान में इसके लिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ सरकार का अनुबंध है और जो सरकार बीमा हो जाता है जो किसानों का जिनका, तो उनको जो है सरकार जो प्रीमियम देती, सरकार से प्रीमियम मिलता रहता कंपनी को। और जब भी दुर्घटना, कृषि कार्य से संबंधित दुर्घटनाएं अगर हो जाती हैं, वहाँ पर अगर वो कृषि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर उनको कोई पर्सनल दुर्घटना घटती है तो उसके लिए जो है सरकार जो है अपना अमाउंट देती है। इसके लिए स्पेशली जो आपका एक अलग लेक्चर होगा जिसमें कि ग्राम संबंधी जो विकास योजनाएं हैं वहाँ पर जो है हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। राजस्व विभाग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही इत्यादि। जाति या निवास जान लीजिए आप, तो आजकल आप जाते हैं जन सुविधा केंद्र पर और वहाँ से क्या है निकलवा लेते हैं। कुछ नॉर्मल जो है आपको
फिर पेमेंट करना होता है और आपको कुछ दिनों बाद प्राप्त हो जाता है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 243 आई, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है, तथा 243 वाई के अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। तो ये स्पेशली जब पंचायती राज का हम लोग पढ़ेंगे इसी ग्रामीण विकास में तो अच्छे से कवर किया जाएगा। आप देख सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो याद रखना 243 आई आर्टिकल है, इसी के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये सब पॉलिटी में से अच्छे से कवर करेंगे कि राज्यपाल के द्वारा जो है हर 5 साल पे क्या है इनका गठन किया जाता है, यानी कि जो गठन तो ऑलरेडी राज्य वित्त आयोग का हो चुका है जब आपका पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 से लागू हुई उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें वहीं से, तो हर 5 साल पे अपॉइंट होते, नियुक्त की जाती है राज्यपाल के द्वारा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कौन से ईयर का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 का के तहत प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष, यहाँ पर दिया भी है कि जो है वो राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो दोस्तों आज की इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और जो है क्योंकि चैप्टर जो है दूसरा लंबा है और उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरे अगले जो पार्ट होगा आपका उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी। जैसे ही कंप्लीट बुक हो जाएगी पीडीएफ की टेलीग्राम पर जो है आपको लिंक वहाँ पर भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम पर पूरा कंप्लीट आप वहाँ से रिवाइज कर सकेंगे। और ये मेरी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिलती रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जो है देखते रहिएगा, रिवाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपने विशेषकर जो देखा राजस्व जो अनुभाग हैं आपके 19 अनुभाग में आपने देखा कि किसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, खासकर जो हरदोई वाले जो संस्थान दिए गए हैं उनको जरूर याद रख लेना है। तो आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।